तो हेलो बच्चा लोग, मैं विपिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज साइंस का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो हम शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे केवल एक शॉट में। तो चलिए फटाफट से चलते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें जो टर्म आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक करंट। आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इसका मतलब ये है कि जब एक निश्चित समय में जब चार्जेस जो होते हैं वो एक फिक्स अमाउंट में मूव करते हैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। या आपने सुना होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। समय के साथ साथ जब चार्ज फ्लो करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आपको बता दें, क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर इनको हम चाहें तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब आपको पता है करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो चार्ज है चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बता दूं, करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर है। सपोज दैट आपसे पूछा जाए कि एक एम्पियर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? एक कूलम चार्ज जब एक सेकंड में हमारा फ्लो करता है किसी भी मटेरियल के अंदर, तो उसको एक एम्पियर करंट कहते हैं। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, और वहीं 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। के साथ में चलते कुछ पॉइंट्स के बारे में। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वन in which positive charge moves orderly, and second point is an instrument called ammeter measure electric current in a circuit. It is always connected in series in the circuit through which the current to be measured। मतलब क्या कहा जा रहा है कि पहली चीज़ तो ये बताई गई है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम आमीटर कहते हैं। जैसे हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए अलग अलग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास में करंट को मेजर करने के लिए आमीटर होता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, ये हमेशा सर्किट में सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, पैरेलली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी। अब मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीज़ें समझा देता हूँ क्या होता है करंट। ऐसा कि आपने देखा ही होगा कि हमारे घरों में क्या होता है? करंट आता है। करंट आता है तो जितनी भी चीज़ें हमारे पास होती, टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सभी रन करने लगती हैं। तो ये रन क्यों करती हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे तार होते, तार में कुछ कंडक्टिंग वायर होते हैं जिनके थ्रू चार्जेस हमारे क्या होते हैं? मेन सर्किट बोर्ड में आते हैं, और उसके बाद में पूरे हर एक घर के वायर के साथ थ्रू होते हुए अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वो वर्क करने लगते हैं। तो यही चीज़ बताई गई है। अब इसको हम समझते हैं एक सर्किट डायग्राम से। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, हमारे पास में क्या है? एक बैटरी है, एक यहाँ पे की है, और एक आमीटर है, और यहाँ पे एक बल्ब लगी हुई है, और हमारी करंट फ्लो कर रही है। आई करंट हमारी फ्लो कर रही है। आपको पता होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। जब बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ा जाता है तो वो हमारी क्या बन जाती हैं? वो हमारी बैटरी बन जाती हैं। तो एक अगर है तो इसको सेल कहेंगे, और सारे को क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये हमारी क्या हो गई? बल्ब हो गई। ठीक है, आमीटर का यूज़ मैंने बताया। आमीटर क्या होता है? हमारा करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। बैटरी यहाँ पे हमें क्या कर रही है? वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, और करंट हमारा क्या फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या कहते हैं? द इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स आर क्लोज लूप और पाथ विच फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू फ्लो। दिस पाथ इज मेड using electrical wires and is powered by source like a battery. To start the point from where the electrons start flowing is called source, whereas the point where electrons leaves the electrical circuit is called return। ठीक है, कुछ नहीं बताया गया, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। क्या कहते हैं कि हमारे पास में एक बैटरी है। बैटरी जो क्या कर रही है? हमारे इस पूरे सर्किट के अंदर
करंट को फ्लो करा रही है, वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइड से हमारा क्या होगा, करंट निकलेगा और नेगेटिव साइड को अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक आमीटर हमने यूज़ कर रखा है जो कि क्या कर रहा है, इस सर्किट के अंदर कितना हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है उसको मेज़र कर रहा है। यहाँ पे की है, की का काम मैंने पहले ही बता रखा है, आपको ही पता है कि की क्या करती है, सप्लाई को रोकने और चालू करने का काम करती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बल्ब है, जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे ये बल्ब जलने लगेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे की को हम ऑफ़ कर देंगे तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, हमारी बल्ब भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। चलिए यहाँ के बाद में हम चलते कुछ एग्जांपल्स जानते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना था कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई बराबर फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि क्यू अपॉन टाइम, तो टाइम को क्या कहेंगे, टी। तो पहला क्या है, करंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। याद रखेंगे क्या, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहता है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb of 20 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. तो यहाँ पे देखिए करंट कितना दिया गया है, करंट मतलब आई हमें कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, टाइम हमको कितना दिया गया है, टाइम हमको दिया गया है 20 मिनट। आपको पता है कि हमारी एसआई यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकंड। तो अगर हम क्या करें, इसको 20 इंटू क्या कर दें 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1200 सेकेंड आ जाएगा। ये हमारा टाइम हो गया। हमें क्या निकालने को कहा है, क्यू हमारा क्या कहा है, क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए आई बराबर क्यू बाई डी फॉर्मूला लगा दिया हमने। जब क्यू निकालना है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी, इनका आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, Q बराबर आई टी। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, करंट कितना, 1 है। ठीक है, और हमने क्या निकाला है, टाइम कितना निकाला है, 1200 सेकेंड निकाला है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती, कूलाम होती हैं। तो I बराबर Q बाई टी हमारा जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक करंट का है। और इसको 3 चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, या तो हमें I निकालने को कहेगा, या तो हमें Q निकालने को कहेगा, या तो हमें T निकालने को कहेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए फटाफट से चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको क्या कहते हैं, कूलॉम्स लॉ कहते हैं। इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वॉच करिए, बहुत ही आसान है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल वे में। एक हमारे पास चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली क्या है, हमारे पास में R है। ठीक है, समझ में आया। एक चार्ज Q1, एक चार्ज है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कहते, इस पे हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो जब हमने फोर्स लगाया तो ये फोर्स जो है वो Q1 Q2 के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स क्या है, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बता दी है कि जो फोर्स है वो इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देखिए मैं आपको साफ साफ दिखाता हूँ। क्या बताया, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Q1 Q2 है, और F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और जब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये भाई साहब हैं, ये जब हटाएंगे तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसको हमने क्या मान लिया, K। तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो K है, इस K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अगर हम पूरा लिखें तो क्या हुआ, F इज इक्वल्स टू
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसी को हम क्या कहते हैं, कूलॉम्स लॉ कहते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए थ्योरी जानते हैं। क्या करें, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, वही जो मैंने Q1 और Q2 कहा था, ठीक है, इनमें फोर्स हो गया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो मतलब क्या है कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Q1 Q2 है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, इनवर्सली ना, तो F1 क्या है, आर स्क्वायर है डिस्टेंस। इट एक्ट्स अलोंग द लाइनिंग ज्वाइनिंग टू चार्जेस कंसीडर्ड, ठीक है, टू बी पॉइंट चार्जेस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। डी यहाँ पे कुछ नहीं, डिस्टेंस है, जिसको मैंने R लेकर के आपको एक्सप्लेन किया। तो वही चीज़ कहते हैं कि किन्हीं दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, वो फोर्स कैसा भी हो सकता है, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू द पॉइंट against electrostatic force in a conductor. Electrons flow only when there is a difference in electric pressure at its ends. This is also called potential difference. सीधी सी बात आपको पता है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स को ले जाते हैं, तो वो हमेशा क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। लेकिन कब करेंगे, जब उनके दोनों एंड में, ठीक है, जो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है, दोनों एंड में क्या देखा जाए, डिफरेंस देखा जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 एम्पियर है और यहाँ पे भी क्या है, 5 एम्पियर है, तो दोनों जगह क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब पोटेंशियल ही नहीं, क्योंकि V बराबर क्या होता है, V2 माइनस V1, जब भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा तभी क्या करेगा, हमारा करंट फ्लो करेगा, वरना नहीं करेगा। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, समझाया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस PD बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम क्या करते हैं कि काम करते हैं, चार्ज को ले जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ काम होता है। तो समझिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया हमने, काम हो रहा है तो काम को क्या कहते हैं, W कहते हैं, और ले किसको जा रहे थे, हम चार्ज को ले जा रहे हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। W क्या है, वर्क डन है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, Q क्या है, चार्ज है। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, द SI यूनिट ऑफ PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्ट है। 1 वोल्ट क्या होगा, सीधी सी बात है, 1 जूल का काम करेंगे और 1 कूलम्ब चार्ज ले जाएंगे, तो वो क्या होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए कैसे दिया है इन्होंने, क्या कहते हैं, हाउ मच वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारी चीज़ें दे दी गई इन्होंने। क्या क्या दे दिया है, हमको दे दिया है इन्होंने V कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। Q दे रखा है हमको कितना, 2 कूलम्ब, ठीक है। W हमसे कहा गया है निकालो, तो अभी फॉर्मूला क्या पड़ा था, V बराबर W बाई Q। तो यहाँ से अगर हमें W निकालना है तो VQ हो जाएगा, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 12 इंटू 2 बराबर कितना हुआ, 24 जूल। तो ये हमें काम करना पड़ेगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, हाई स्कूल में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलिए चलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा फोकस करना है, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहते हैं, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन टर्मिनल ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
मतलब क्या कहते हैं, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, मतलब एक ऐसा पाथ जिसमें लगातार क्या होती रहे, करंट कंडक्ट होता रहे। द टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स, कहाँ पे, सोर्स जो टर्मिनल है सोर्स के वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो है वो सोर्स पावर कहलाएगी, तो उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। सीधी सीधी सी बात है कि आपके पास में एक क्लोज्ड लूप है जिसमें अगर उनके टर्मिनल्स में मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में कंटिन्यूसली करंट फ्लो करता रहेगा तो उसको ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या कहते हैं, अ ड्राइंग showing the way various electric devices are connected in a circuit is called circuit diagram। क्या कहते हैं कि जैसे ये मान लीजिए हमारे पास है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, बल्ब, ठीक है, यहाँ पे हमने रजिस्टर लगाया, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई, यहाँ पे हमने आमीटर लगाया, इसको कनेक्ट किया। तो एक ऐसा पाथ जहाँ पे हम क्या करें, बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, सम कॉमनली यूज ऑफ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में कुछ चीज़ें हैं जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये पेपर में आती है इसलिए ज़रूर पढ़ें। पहला सेल, सेल क्या है, इसमें एक लाइन आपकी बड़ी और एक लाइन छोटी होगी। बड़ी लाइन आपको क्या दिखाएगी, पॉजिटिव, और छोटी लाइन क्या दिखाएगी, नेगेटिव दिखाएगी। बैटरी, जब बहुत सारे सेल को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो वो बैटरी बन जाएगी। प्लग की, ठीक है, ऐसे बना के छोड़ दीजिए, प्लग की कहलाती है हमारी। ठीक है, अगर ये लेकिन है ओपन है, अगर इसमें एक डॉट रख दें, जैसे ये रख दिया, तो ये क्या है, क्लोज हो जाएगी, जैसा कि नीचे देखिए आपको दिखाई ही दे रहा होगा। इसके बाद क्या है, वायर जॉइंट है, तो ऐसे अगर आपने बनाया तो गलत है, जॉइंट देने के लिए आपको यहाँ गोला भी बनाना पड़ेगा, तो इसको क्या कहेंगे, वायर जॉइंट कहेंगे। बल्ब के लिए सिंपल आप इस तरीके से बना दीजिए, ये बल्ब का सिंबल होता है हमारा। ठीक है, वायर क्रॉसिंग कर रही है, जंप कर रही है, तो ए से जंप कराएंगे, इसका मतलब एक सीधे गई, दूसरी जंप करके ऊपर से चली गई है। इसके आगे क्या है हमारे पास में, इसके आगे हमारे पास आता है रजिस्टर। रजिस्टर कैसे होता है, ये है जितना ऊपर उतना नीचे। ठीक है, 2 से 3 फेरे बना के अगर ऊपर से शुरू किया तो नीचे से ख़त्म करिए, नीचे से शुरू किया तो ऊपर से ख़त्म कर दीजिए। फिर आया वेरिएबल रजिस्टर, कुछ नहीं होता, सिंपल सिंपल सा बनाया, ठीक है, इसमें एक लाइन मार दी, ठीक है, या इसको ऐसे कर दिया। वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, एक रजिस्टर जिसमें लगातार हम अपनी ज़रूरत के अनुसार रजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। आमीटर मैंने पहले ही कहा था, आमीटर किसको मेज़र करता है, करंट को मेज़र करता है। वोल्ट मीटर किसको मेज़र करेगा, सीधी सी बात है, वोल्ट मीटर किसको मेज़र करेगा, वोल्टेज को करेगा। चलिए अब इसके बाद में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। According to Ohm's law, the current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across its end, ठीक है, प्रोवाइड इट्स फिजिकल कंडीशन रिमेन्स द सेम। सीधी सी बात कह रहे हैं कि अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके टर्मिनल पे ये एक दूसरे पे क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। मतलब क्या है, V/I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं। ओम ने किसके बारे में दिया, रजिस्टर के। हमने क्या किया, जो हमारे पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, इस साइन की जगह क्या लगा दिया, R लगा दिया। तो V बराबर क्या हो गया हमारे पास में, IR हो जाएगा। RI भी इसको लिखते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, अब हमें R निकालना है तो हम क्या करेंगे, V/I बराबर क्या कर देंगे, R कर देंगे। तो ये चीज़ समझ में आई, ओम्स लॉ यही है। ठीक है, जब भी टर्मिनल्स में करंट फ्लो करेगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टर्मिनल्स के वोल्टेज के। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक है, तो क्या कहते हैं, वेयर R इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। R मैंने कहा ना, यहाँ पे क्या लिया हमने, कांस्टेंट लिया है, जो कि किसको दिखा रहा है, रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक इस तरीके से होता है। ठीक है,
इसमें 3 कलर आगे एक पीछे। बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, ठीक है, आप जाके वॉच करिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझाया है। ये तो एक मैं वन शॉट बना रहा हूँ क्विक रिवीजन के लिए, बस इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कि एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ओम को रिप्रेजेंट इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर कोई कहे 1 ओम क्या है, तो सीधे कहना अगर किसी सर्किट में 1 वोल्ट आपका जो वोल्टेज है वो फ्लो करता है और उसमें करंट 1 एम्पियर होगा, तो उसी को क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1 ओम। Potential difference across 2 points of metallic conductor is directly proportional to current passing through circuit provided by temperature remains constant। इसमें टेम्परेचर क्या होता है, remains constant होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ बहुत शानदार तरीके से। यहाँ पे ये हमारा क्या है, I है और ये हमारा क्या है, V है। अब जैसे देखिए I की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी। मान लीजिए दोनों की वैल्यू क्या है, इस तरीके से बढ़ती चली गई। अब जब इनको मिलाएंगे तो एक हमको क्या मिलेगी, सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी है, ज़रूर जाके वॉच करिए। आई होप सो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और साथ ही साथ में एक एक न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब करा रखी है। बहुत ही डिटेल वीडियो है, तो उसको वॉच ज़रूर करें। चलिए अब बात करते कुछ फैक्टर ऐसे बताइए जो कि क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं रेजिस्टेंस पे। तो पहला, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है, जिसको रजिस्टिविटी कहते हैं। मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं वायर के लिए, उसका नेचर जो है ये इफ़ेक्ट डालता है। लेंथ जो है वायर की वो भी इफ़ेक्ट डालती है। लेंथ के बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इफ़ेक्ट डालता है इस पर। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये सेफ जो सेफ है वायर का, वो किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं डालता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आपका जो रेजिस्टेंस है उस पर इफ़ेक्ट किससे पड़ता है। तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है केवल नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड्स, ऐसे क्या फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन। तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर और डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, क्या, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, ठीक है। रजिस्टिविटी के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो चलिए चलते हैं फटाफट से और डिटेल में समझते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को। क्या कहते हैं, द रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब L के डायरेक्टली और A के इनवर्सली क्या प्रोपोर्शनल है, R, ठीक है। यही चीज़ तो हुई। अब इस साइन को जब हटाएंगे तो रजिस्टिविटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रो यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास में, R रो L बाई ए हो गया। चलिए, वेयर रो इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनली कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेगा या रजिस्टिविटी बोलेगा, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैसे बेसिकली रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है। रजिस्टिविटी की क्या होती है, ओम मीटर होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब बात आती है कि रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन बट इट चेंज विथ चेंज द टेम्परेचर। रजिस्टेंस जो है उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन रजिस्टिविटी का टेम्परेचर से लेना देना होगा। जैसे टेम्परेचर चेंज होगा रजिस्टिविटी भी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज़, रेंज ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉय 10 से 8 टू 10 to 6 ओम मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इनकी रजिस्टिविटी भी मेटल के हिसाब से डिपेंड करती है, ठीक है। इंसुलेटर की क्या होती है, 1012 से 1017 ओम मीटर तक होती है। रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल, ठीक है। रजिस्टिविटी एलॉय की जो होती है जनरली क्या होती है, हाई होती है। तो इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं वो भी जान लेते हैं। क्या, एलॉयज डू नॉट ऑक्साइड्स यानी बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर
सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। क्या कहते हैं कि एलॉय जो होते हैं, मतलब जिनमें इम्प्योरिटी मिला दी जाती है, प्योर में जब कोई भी दूसरा एलिमेंट मिलाते हैं तो उन्हें एलॉयज़ कहते हैं। एलॉय हमारे जो होते हैं इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इनके अंदर हाई टेम्परेचर को एग्जिस्ट करने के, हाई टेम्परेचर को ले करके रन करने की जो प्रॉपर्टी है वो पाई जाती है। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, दे हैव लो रजिस्टिविटी। जो कॉपर और एल्युमिनियम वायर होती है उनका सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं किसमें, ट्रांसमिशन में, क्योंकि इनकी रजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, नाउ वी हैव वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेमी कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, सेमी कंडक्टर आपको बता दूं ये आधे इंसुलेटर होते हैं और आधे क्या होते हैं, कंडक्टर। तो कैसे, आर मटेरियल विथ रजिस्टिविटी दैट फॉल बिटवीन दोज ऑफ इंसुलेटर एंड अ कंडक्टर। मतलब कि ऐसे मटेरियल जिनकी रजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। तो एक याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये है, ठीक है, और एक क्या है, ये है, ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है, वीबी कह देता हूँ इसको, ज़्यादा नहीं डिटेल में बताऊँगा, समझिएगा। इसको कंडक्शन बैंड यानी सीबी कह देता हूँ। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर, मतलब करंट को फ्लो नहीं करता। बट ये हमारा क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इससे निकलता है, यहाँ आता है, लेकिन इस वाले में नहीं पहुँचता, तो बीच में रह गया ना। तो यही बीच में रहना ही क्या कहलाएगा, सेमी कंडक्टर कहलाएगा, क्योंकि इसमें ना तो ये कंडक्टर है और ना ही ये क्या है, इंसुलेटर है, बीच की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। मटेरियल्स विच लूज देयर रजिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर जो कि अपनी रजिस्टिविटी को बहुत कम टेम्परेचर पे ही खो देते, उन्हें क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, सेमीकंडक्टर की, कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं, और सुपर क्या होते हैं, जो लो टेम्परेचर पे ही क्या करते हैं, अपनी रजिस्टिविटी को खो देते हैं। अब इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा लगाने को मिलेंगे, जिनकी प्रैक्टिस हम करेंगे अपने बोर्ड पे। फिलहाल तो भी एक शॉर्ट में इसको कंप्लीट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्या कहते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रेजिस्टेंस इज सेम। ठीक है, जब क्या होगा कि किसी सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होंगे और सीरीज में होंगे, तो इनमें बेटा हमेशा आई क्या होगा, हमारा कांस्टेंट यानी सेम रहेगा। दूसरा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब्ड अक्रॉस रेजिस्टेंस। अगर हम क्या करें, सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं हमारे पास में, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन कंटेनिंग R1 R2 R3। तो जैसा कि यहाँ फिगर में देख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है और तीसरा रेजिस्टेंस है। इसको R1 कहा, इसको R2 कहा, इसको R3 कहा। तीनों क्या है, सीरीज में हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, लिखेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। और करंट इसमें क्या होता है, करंट इसमें क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं पैरेलल की। क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम एंड द इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, हमारा V सेम होगा, V क्या होगा, सेम होगा, लेकिन करंट क्या होगा, अलग अलग होगा, याद रखिएगा। द मेन करंट डिवाइस इटसेल्फ एंड द डिफरेंट करंट फ्लोज द ईच। मतलब ये है हमारे पास में तीन लाइनें, इसमें I1 होगा, इसमें I2 होगा, तो इसमें क्या होगा, I3 होगा। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन द लीस्ट ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इनको मैं आसान सा बता देता हूँ। इनमें I1 प्लस I2 प्लस I3 हुआ। ठीक है, V बराबर IR पढ़ा था, तो I बराबर क्या हुआ, V बाई R हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, V बाई R बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3।
ठीक है, अब V तीनों में सेम है, कट गया, क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास बचा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा पैरेलल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, कि सीरीज की जगह पैरेलल करने का फ़ायदा क्या है। तो क्या कहते हैं, इन सीरीज सर्क्यूट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्क्यूट ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। मतलब सीरीज में क्या है कि सारे एक लाइन से ही जुड़े हैं, अगर ये फेल हुआ तो ये भी काम करना बंद कर देगा। लेकिन पैरेलल में क्या है, सारे अलग अलग जुड़े हैं। ठीक है, तो अगर एक ख़त्म हुआ तो दूसरा हमारा क्या करेगा, काम करना जारी रखेगा। तो ये फ़ायदा होता है। डिफरेंट अप्लायंसेज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, दिस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड सीरीज एज करंट रिमेन्स सेम। ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस को सेम करंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे ये क्या होता है, हमारे काम आ जाता है। और टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो पैरेलल सर्क्यूट के अंदर ये क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे हो गए। चलिए अब हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं आखिर ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है और ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कहते हैं, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन करंट पासेस थ्रू इट कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपने देखा होगा कि बल्ब होती है हमारे पास में, जब बल्ब के अंदर हम करंट की सप्लाई देते हैं तो धीरे धीरे बल्ब क्या होती जाती है, गर्म होती जाती है। या आपने देखा होगा प्रेस होती है हमारे घर में, और प्रेस में जैसे ही हम करंट की सप्लाई देते हैं तुरंत प्रेस क्या होती है, गर्म होने लगती है। तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चलिए समझते हैं आगे। द टोटल वर्क W डन बाय करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इज गिवन है। जब भी क्या होता है, करंट किसी सर्किट में फ्लो करता है और काम करता है तो टोटल वर्क डन को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे W हो रहा है, देखिए W हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा और एक टाइम लिमिट तक करेगा। तो W बराबर हमारे पास क्या आ गया, W बराबर आ गया VIT। अब V बराबर क्या पढ़ा है हमने, IR पढ़ा है, तो यहाँ से W बराबर क्या हो गया, I²RT हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्या हो जाएगा, I²RT हो जाएगा हमारे पास में। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं W बराबर V²T/R, जहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों दिया होगा। ठीक है, जहाँ पे आपको करंट दिया होगा, रेजिस्टेंस दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा, वहाँ पे आप लगा लीजिएगा क्या, I²RT। और जहाँ पे आपको वोल्टेज दिया होगा, टाइम रेजिस्टेंस दिया होगा, तो वहाँ पे क्या लगा लीजिएगा, V²T/R लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या कहते, दिस एनर्जी इज एक्सिबिटेड एज हीट। ये जो एनर्जी है ये किसके रूप में निकलेगी, ये हीट के रूप में निकलेगी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, क्या, H बराबर VIT, और इसी को क्या लिख सकते हैं, I²RT भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स भाई साहब का जो हीटिंग लॉ है वो यही है, H बराबर I²RT या H बराबर VIT, विच स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अब देखिए क्या है हमारे पास में, सीधी सी बात कही, H, ठीक है, इक्वल्स टू क्या कहा गया है हमारे पास, VIT। यही चीज़ तो कही गई। इसका मतलब क्या है, हमारा H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, I है। ठीक है, H हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R है। ठीक है, दोनों के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। H हमारा टाइम के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैंने आपको पहले ही कहा था कैसे लिखेंगे, I²RT, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, बाद में एज अ कांस्टेंट लगा के रिमूव कर देंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ डिजायरेबल डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज ETC। बताया गया कि कौन कौन से हमारे पास में एटम्स हैं, कौन कौन से हमारे पास में डिवाइसेस हैं जो कि क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस
करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपके पास में एक अच्छा एग्जांपल है ही है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बल्ब का जो अंदर फ्यूज़ होता है, फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है। तो आपको बता दें, पहली चीज़ ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से ये आसानी से मेल्ट नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है कि द बल्ब आर फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव गैस लाइक नाइट्रोजन एंड ऑर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखिएगा, बल्ब के अंदर या तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है या तो ऑर्गन गैस भरी जाती है, ताकि ये किसी और से रिएक्ट ना करे और लॉन्ग टाइम पीरियड तक क्या रहे, इसका फिलामेंट सेफ रहे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रैक्टिकल कुछ एग्जाम्पल क्या कहते हैं, देखिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लाइक लॉन्ड्री आयरन, टोस्टर, ओवन, केटल, हीटर, सम डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स लॉ इफेक्ट। जूल्स लॉ इफेक्ट अभी क्या बताया था हमने, H बराबर I² RT बताया था। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और जिसकी यूज़ से हम क्या करते हैं, बल्ब से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अनदर एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज़ का या MCB का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ क्यों करते, ताकि ये क्या करें, हमारे डिवाइस को ख़राब होने से बचा लें। तो अब जब बात फ्यूज़ की कर ही दी है, तो चलिए कुछ फ्यूज़ के बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। क्या कहते हैं कि इट इज़ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। जब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को कोई भी दिक्कत ना हो, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज़ लगाते हैं। फ्यूज़ एक क्या होता है, रेजिस्टेंस वायर होता है, जो कि हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है और जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि घर के तारों से सर्किट टूट जाता है और आसानी से करंट रुक जाता है। तो इसी के साथ बात आती कि आखिर ये वायर बना किसका होता है, तो आपको बता दूं, फ्यूज़ इज़ मेड अप ऑफ प्योर टिन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ये जो होता है एलॉय होता है किसका, कॉपर और टिन का। फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब कि हमारा मेन वायर जिससे हमारा करंट फ्लो कर रहा है। इसके बाद फ्यूज़ हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों रखते हैं, मैंने कारण बताया। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो हाई करंट को अपने अंदर से क्या करेगा, फ्लो करेगा, जिससे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं। इस वजह से इसको क्या रखा जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का रखा जाता है, ताकि जैसे ही करंट जैसे बढ़े ये मेल्ट हो जाए। और उसके बाद करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ करंट अप्लायंस। जो ये फ्यूज़ होती हैं, ठीक है, इसकी जो हमारी क्या होती है, कैपेसिटी होती करंट को फ्लो करने की, वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से। तो ये चीज़ हमारे पास में हो जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, क्या आता है, इलेक्ट्रिक पावर। कुछ चेंज नहीं, अभी मैंने आपको पढ़ाया था क्या, H बराबर I² RT। इसमें से H को क्या कर दो, P कर दो, I² रहने दो, R रहने दो, बस टाइम को हटा दो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अच्छे से। इलेक्ट्रिकल पावर इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर वो रेट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाता है, या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, मतलब प्रयोग करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, P बराबर VI हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पता, ये क्या पता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो यही हमारा कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा, P बराबर I² R आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ करंट। वो अगर इसको वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे तो P बराबर V² R। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में आपको करंट के टर्म्स में ज़रूरत है कि वोल्टेज के, तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे। इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट क्या होती, वॉट, जिसको किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं।
1 वॉट की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। 1 watt of power is consumed when 1 ampere of current flows at a potential difference 1 volt. The commercial unit of electric energy is kilowatt hour, commonly known as the 1 unit kilowatt hour बराबर 3.6 mJ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि 1 वॉट पावर हमारी क्या है, जब किसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। जब किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है और उनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, 1 वॉट कहते हैं। बेसिकली जो हम कॉमर्शियली यूज़ करते हैं किलो वाट आवर का यूज़ करते हैं। इसी के साथ में हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। हमने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ें समझ ली। यहाँ पे आपको एक मैं जो ये फ़ोटो है ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। इसके बाद में ये माइंड मैप की फ़ोटो है और कोई नहीं है, इससे आपका क्या है शॉर्ट में एक बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा और बोर्ड एग्ज़ाम की 100% प्रिपरेशन हमारे साथ कंप्लीट होगी। इस PDF के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे जा कर के ज्वाइन हो जाएं और आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में जिसमें इसके MCQ क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्ड एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही न्यूमेरिकल सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किड्स।